पोल तो खोला जाता रहा, लेकिन ये जो इनका विज्ञापन माध्यम है और आपदा में अवसर जो तलाशते हैं, तो पहले आपदा तैयार करते हैं, आमंत्रित करते हैं उसको, और उसमें अपने लिए अवसर तलाशते हैं कि हम उसमें कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो जो फोकल कॉलीफॉर्म 2500 पर लीटर होना चाहिए था, वो अभी मापन करके निकला है 49,000 पर मिलीमीटर है। माने पराकाष्ठा दर पराकाष्ठा, मैंने उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह पानी कितना हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन एक तो चीज है कि अमृत कलश में स्नान का लाभ मिलेगा, पुण्य का लाभ मिलेगा, ये तो हमने देख रहा है कि अपने मुख्यमंत्री जी को भी मिला, और 5 तारीख को मोदी जी ने स्नान किया वहां पर, तो उनको भी मिल गया उसका लाभ। सीधे सीधे दिल्ली में उनकी प्रत्यक्ष रूप से, तात्कालिक रूप से सरकार बन गई। तो अब हम चलेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद से हमारे साथी जुड़े हैं आनंद मालवीय जी। आनंद मालवीय जी, इलाहाबाद की वो पुण्य भूमि में जो लोग, इतने लोग आ गए वहां पर अमृत स्नान करने के लिए, तो आप भी तो इलाहाबाद में हैं, आपको भी तो उस पुण्य का लाभ जरूर ही मिला होगा। तो आपका क्या अनुभव है इस संदर्भ में? और यह जो रिपोर्ट अभी आई है, यह रिपोर्ट तो पहले भी आई थी, लेकिन आज यह रिपोर्ट आने का क्या मतलब है, जबकि चिड़िया चुग गई खेत? महाकुंभ कहा गया है, ये 2-3 तत्व हम कहना चाहेंगे कि नंबर 1 बड़बोलापन, नंबर 2 इवेंट बनाना, और नंबर 3 घोर दुर्व्यवस्था। कोई ऐसा जैसे लगता है कि कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। प्लानिंग सिर्फ इस बात की गई थी कि जो एनजीटी की रिपोर्ट है कैसे छिपाई जाए, और कैसे, और वो छिपा दी गई। लेकिन अगर शायद न भी छिपाई जाती, तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके बावजूद, इस रिपोर्ट के बावजूद जैसे लोग आ रहे हैं, तो वो जो अमृत स्नान का जो लालच है, जो हमारी आस्था, जो हमारी चेतना का हिस्सा बन चुकी है, हमारे पूरे देश की चेतना का हिस्सा बन चुकी है आस्था, तो हो सकता है उसकी वजह से तब भी इतने आते, लेकिन जरूर कुछ कम आते, कुछ समझदार एलिमेंट जरूर नहीं आते। और ये इस प्रदूषण को मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने सीरियसली लिया कि वो कभी गंगा जी में बिना कपड़ा पहने नहीं नहाते। वो कपड़ा पहन के नहाते हैं और पूरी मुंडी उनकी नहीं डूबती है। इसका मतलब कि वही इस चीज को जानते हैं और इससे बचना भी जानते हैं, और इसका सबसे ज्यादा फायदा भी उठाना जानते हैं। ये चाहे, अच्छा अब मैं आ जाऊं दुर्घटना पे। पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग विभूति नारायण राय के समय 89 में जो कुंभ हुआ था उससे वाकिफ हैं कि उस समय उन्होंने ये कहलाया था मुख्यमंत्री से कि किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, और जो आएंगे सब लोग अपनी व्यक्तिगत हैसियत से आएंगे, और चूंकि वहां पर वीआईपी को कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो जनता को वो स्पेस मिला जो स्पेस वीआईपी ने घेर रखा है, और अब की वही हुआ। आधा स्पेस वीआईपी ने घेर रखा था, तो जनता को जो स्पेस मिला उसमें ये होना ही था। लेकिन चाहे प्रयाग, चाहे ये कुंभ की घटना रही हो और चाहे दिल्ली की घटना रही हो, दोनों अनप्रेसिडेंटेड नहीं थी। 1954 में जब दुर्घटना हुई थी, तो उस दुर्घटना का आपके पास पूरा डिटेल है कि उसमें क्या हुआ था। और सबसे पहले तो एक जो न्यायिक आयोग उस समय बना था, उसकी पहली सिफारिश यही थी कि कुंभ मेले में किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो बाद की सरकारों ने कितना पालन किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात है, ये 89 में जैसा कि विभूति नारायण राय जो इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्होंने दावा किया और उन्होंने सक्सेसफुली किया था ये कुंभ। और जहां तक प्रदूषण की बात है, तो प्रदूषण की जो रिपोर्ट, जो पहले मैं बराबर से कहता हूं कि गंगा यमुना में 2 बात है। एक तो एसटीपी लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अब शहर से गंगा जी में जो प्रदूषण आ रहा है, और बुरा मत मानिएगा, ये एक दूसरा पहलू ये भी है कि जब घर घर शौचालय बना है और सीवर लाइन में जा रहा है, और सीवर लाइन बिना अनट्रीटेड सीवर लाइन गंगा जी में आ रही है, तो इसका प्रदूषण संभालना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर अच्छे एसटीपी बने तो जरूर संभल सकता है। दूसरी बात, गंगा को जो अविरल प्रवाह जो होता है,
उसका प्रवाह आप सोचिए कि जब भगीरथी से ही रोकना शुरू कर दिया जाता है, जब गंगा नहीं बनती तब से ही इसका प्रवाह रोका जाता है, और उसके बाद फैक्ट्रियों का कचरा सीधे डाल दिया जाता है। इतने दिन से हम लोग बराबर ये गंगा प्रदूषण में करोड़ों से करोड़ों, लाखों करोड़ रुपए फूंक दिए गए, लेकिन इसके प्रदूषण नहीं सुधर पा रहा है। कारण कि एसटीपी में जो शुरू से जो लापरवाही की जा रही है, एसटीपी में का मेंटेनेंस ठीक नहीं होता। अभी इसी कुंभ में दिखाया जा रहा था कि दारागंज जो बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है गंगा जी में, दारागंज का एक नाला बिना एसटीपी से बिना ट्रीटेड पानी दिखाया जा रहा था, और वो पानी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि गंदा पानी गंगा जी में मिल रहा है और थोड़ी दूर पे लोग नहा रहे हैं। तो ये तो जाहिर बात है बहुत बड़बोलापन करके बुलाया गया, और इसका सीधे सीधे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा थी और यश लेने की मंशा थी। और जैसा कि आपने कहा कि बुला बुला के इतना इसको 144 साल का अब की अफवाह, पहले ये होता था कि एक आध जगह 144 साल की अफवाह ये 1977 में भी चली थी और एक बार 2001 में भी चली थी। हमें लगता है कि एक कुंभ छोड़ के दूसरे में ये अफवाह चलती ही है, लेकिन वो केवल अखबारों के लेवल पे रख जाती है। इस बार ये सरकार के स्तर पर चली, मैनेजमेंट के स्तर पर चली और संभाल नहीं पाए। वही मैं कह रहा हूँ अनप्रेसिडेंटेड। देखिए ये जब दिल्ली में, जब प्रयाग में हुआ था, उस साल दिल्ली में इस पर लोकसभा में डिस्कशन हुआ था, और हिंदुस्तान अखबार ने उसका विवरण दिया है कि टंडन जी और नेहरू जी आमने सामने थे, और ताज्जुब होगा आपको कि टंडन जी उस आस्था को कोस रहे थे कि ऐसी आस्था किस काम की, और नेहरू जी उस आस्था को डिफेंड कर रहे थे और अपनी सरकार को उस तरह से डिफेंड कर रहे थे कि जब कुछ लोगों ने आरोप लगाया था, संसद में ही आरोप लगाया था कि सरकार ने आमंत्रित करके बुलाया है रेलवे का इंतजाम करके और बस का इंतजाम करके, तब नेहरू जी ने कहा कि हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया, हम पूर्वानुमान कर रहे थे कि लोग आते हैं, उनकी सुविधा के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चलाई, ज्यादा से ज्यादा बसें चलाई, लेकिन हमने बुलाया नहीं। तो ये नेहरू जी का ये साहस था कि उन्होंने, नैतिक साहस था उनका कि संसद में डिस्कशन कराया और बात अपनी बात भी रखी और दूसरों की बात भी रखी, और उससे समाज लाभान्वित हुआ। कुछ कायदे का संदेश जनता में गया। यहाँ सरकार, आत्ममुग्ध सरकार, अपनी राजनीतिक लाभ के, हानि लाभ के उसमें डूबी हुई है। और आपने जैसा कि कहा कि 5 तारीख को ही क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्नान किया, प्रधानमंत्री 5 तारीख को वोट पड़ रहे थे दिल्ली में, और यहाँ ये जितनी बार नहा रहे थे उतनी बार दिल्ली में उनको फायदा हो रहा था। तो हर चीज का जब राजनीतिक लाभ लेने की जो मंशा जिस सरकार की हो, उस सरकार से हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये रोज हम सुन के कोफ्त होती है कि 50 करोड़ 55 करोड़ और इतने करोड़ लोग नहा चुके, और दुर्घटना में कितने आदमी मरे हैं ये आप नहीं बता पा रहे हैं, ना दिल्ली में और ना प्रयागराज में। ये हाई क्लास, मतलब आप देखिए कि स्पेशल, जब आपने स्पेशल गाड़ियां चलाई हैं और गाड़ी प्लेटफार्म पे नहीं लगी और आप 1 घंटे में 1500 टिकट बेचे जा रहे हैं, ये कितनी हर दर्जे की लापरवाही है। और दिल्ली जैसी जगह पे जहां पे कोई भी स्पेशल ट्रेन आधे घंटे के अंदर ले जाके प्लेटफार्म में खड़ी की जा सकती है, ये सारा का सारा अमला वहां पे है, सारे के सारे रिसोर्सेज हैं वहां पर। तो आप, और हुआ ये था कि उसके बावजूद गाड़ियां लेट चल रही हैं। जो प्लेटफार्म नंबर 16-14 में जो इंसिडेंट हुआ था, वो प्रयागराज स्पेशल या प्रयागराज जो एक्सप्रेस है, जो रेगुलर चलती है, इन दोनों के कंफ्यूजन में बहुत से लोग गए, और बार बार प्लेटफार्म नंबर बदला जा रहा है और 3-3 गाड़ियां लेट जा रही हैं। तो ये कितनी बड़ी दुर्व्यवस्था थी कि जब गाड़ियां लेट जा रही हैं तो उन गाड़ियों का की भी कभी पैसेंजर डेफिनेटली जो गाड़ी खड़ी है उसी में जाएगा। और मैं देख रहा था, चित्र देख रहा था, जो वीडियो आए हैं घटना के, इस प्लेटफार्म पर इतनी बड़ी भीड़ और 2-4 कांस्टेबल भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। होना यह चाहिए था कि हर ट्रेन पर, हर कंपार्टमेंट में एक 1-2
खड़े किए जाते कांस्टेबल और वो व्यवस्था करते। यहाँ पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पर एक भी न तो कोई आरपीएफ का आदमी दिखाई पड़ रहा था, न जीआरपी का दिखाई पड़ रहा था, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था, केवल सामान्य लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही थी। तो अब दुर्भाग्य है, उस दिन से मैं इतना दुखी हूं कि मैंने अब सवेरे अखबार देखना बंद कर दिया, सवेरे की न्यूज सुनना बंद कर दिया कि जब हमारी नियत यही है तो जो होगा तो पता चलेगा।